आवाज़ आ रही है? तो आज जो कल हमने बात की थी रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग, उस पे आज उसके बाद कल वाले के बाद आएगा कि जो रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में मतलब प्रॉब्लम्स क्या हैं, समस्याएं क्या आती हैं रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के लिए, उस पे बात करेंगे। और समस्याओं के बाद हम बात करेंगे रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग की विषय वस्तु जो आज आपको पीडीएफ के अंदर भेजा है उस पर। तो जैसे कि हमने कल बात की कि एक अनुसंधान प्रतिवेदन या रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग एक अनुसंधानकर्ता के लिए अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करने के लिए वो रिसर्च रिपोर्ट तैयार करता है, ताकि उसकी रिसर्च के बारे में, उसके जो रिजल्ट्स हैं, जो निष्कर्ष हैं, उनके बारे में लोगों को पता चल सके और उसकी रिसर्च के जो निष्कर्ष हैं उसका सामाजिक फ़ायदा उठाया जा सके। लेकिन जैसा कि हमने बात की कि एक कंप्लीट रिसर्च का समरी होती है जो रिसर्च रिपोर्ट, वो तैयार करना उतना सरल कार्य भी नहीं है जितना सरल कार्य उसे आमतौर पर समझा जाता है या सोचा जाता है। तो एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करने में अनुसंधानकर्ता को क्या प्रॉब्लम्स आती है, कहाँ प्रॉब्लम्स आती है, उन चीज़ों की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं समस्याओं में, तो ये यहाँ पे देखिए परिभाषिक शब्दों की समस्या। यानी कि हर एक सब्जेक्ट, हर एक विषय ऐसा होता है जिसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसकी अपने आप में एक परिभाषा होती है। जैसे विज्ञान के विषय जो होते हैं, साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, उसमें शब्द होते हैं, उनकी परिभाषा सर्वमान्य होती है, यानी कि उस वर्ड्स की परिभाषा हर जगह है। उसी तरह सोशल साइंस में हर एक कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे मान लो कि लोकतंत्र हो गया, समाजवाद हो गया, संस्कृति हो गया, उसके अलावा मतलब आर्थिक विकास हो गया, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। यानी कि इस तरह के हर एक विषय में, हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ परिभाषिक शब्द होते हैं। तो एक अनुसंधानकर्ता जो अपनी रिसर्च रिपोर्ट तैयार करता है, वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट में जब तक उस प्रकार के परिभाषिक शब्दों का प्रयोग नहीं करता जिनका कुछ स्पष्ट अर्थ होता है, तब तक उसकी रिसर्च रिपोर्ट मतलब अच्छी नहीं लगती, या वो मतलब कि सही नहीं होती। लेकिन अगर उसके द्वारा प्रयोग किए गए परिभाषिक शब्द काफ़ी जटिल हो जाते हैं, काफ़ी मतलब जटिल शब्दों का अगर वो प्रयोग करता है, तो उससे क्या कमी होती है कि उससे मतलब क्योंकि उसका रिसर्च रिपोर्ट कॉमन मैन, आम आदमी के लिए वो तैयार करता है, और जब एक साधारण व्यक्ति को वो चीज़ समझ नहीं आती जो उसने रिसर्च रिपोर्ट में दिया है, क्योंकि उसने कठिन शब्दों का उपयोग कर दिया, परिभाषा करना जिसकी कठिन हो, तो इसलिए मतलब वो समस्या रहती है एक अनुसंधानकर्ता के लिए कि वो जो उसने रिसर्च रिपोर्ट तैयार किया वो उसमें किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करे, किस प्रकार के जो ऐसे शब्द हैं, वर्ड हैं जो जिनकी परिभाषा होती है अपने आप में, उनके किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करे, ताकि जो मतलब किसी प्रकार का जो एक प्रकार से किसी शब्द को समझना मुश्किल होता है, उन चीज़ों को दूर किया जा सके। तो ये एक अनुसंधानकर्ता के लिए मुश्किल रहती है कि वो परिभाषिक शब्दों का प्रयोग किस प्रकार करें, यानी कि परिभाषिक शब्दों का प्रयोग करना एक कठिन विषय है, कठिन कार्य है। उसके बाद सेकंड आता है भाषा की समस्या। अब अनुसंधानकर्ता जब एक अपनी रिसर्च रिपोर्ट या रिसर्च प्रतिवेदन तैयार करता है, तो उस रिसर्च प्रतिवेदन में उसने किस तरह के लैंग्वेज का यूज किया है, किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, वो कहीं ना कहीं उसके रिसर्च रिपोर्ट की वैल्यू को दर्शाता है। और बहुत अधिक मतलब बहुत अधिक शुद्ध लैंग्वेज, शुद्ध भाषा, जैसे शुद्ध हिंदी
या शुद्ध संस्कृत या शुद्ध किसी भी लैंग्वेज का बहुत अधिक शुद्ध भाषा या शुद्ध शब्दों का प्रयोग करेगा तो उसकी रिसर्च रिपोर्ट एक साधारण व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी। और अगर बहुत साधारण, बिल्कुल मतलब सरल शब्दों का प्रयोग करेगा, बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग करेगा, तो उसकी रिसर्च रिपोर्ट में एक मतलब गंभीरता दिखाई नहीं देगी, उसके अनुसंधान में गंभीरता दिखाई नहीं देगी। और जो मतलब वैज्ञानिक हैं या उस विषय के एक्सपर्ट, जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, वो उसकी रिसर्च रिपोर्ट की वैल्यू को मतलब नहीं मानेंगे, उसकी रिसर्च रिपोर्ट की वैल्यू उनके लिए बिल्कुल नामात्र की हो जाएगी। तो इसलिए भाषा की भी समस्या रहती है कि एक अनुसंधानकर्ता को अपनी रिसर्च रिपोर्ट तैयार करने में ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे उसमें मान लो कुछ नए राजनीतिक तथ्यों को भी वो स्पष्ट कर सके, जो मतलब जिन विषयों पर उसने रिसर्च किया है उन विषयों के आंतरिक संबंधों का वो यथार्थ में वर्णन कर सके, और उसकी जो रिसर्च रिपोर्ट है वो एक कॉमन मैन, एक साधारण व्यक्ति के समझ में आ सके कि इसने ये रिसर्च किस लिए किया और समाज में इस रिसर्च का क्या फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट है जनता के ज्ञान के स्तर की समस्या। यहाँ पे नंबर 3 पे, तो एक अनुसंधानकर्ता अपने रिसर्च रिपोर्ट में 2 बातों का ध्यान रखता है। एक तो उसने अपनी रिसर्च रिपोर्ट किसके लिए तैयार किया है वो, और दूसरा उसकी रिसर्च रिपोर्ट में नॉलेज का लेवल क्या है, मतलब ज्ञान की सीमा क्या है। अब अनुसंधानकर्ता अपनी रिसर्च रिपोर्ट हर समय एक्सपर्ट्स के लिए, विद्वानों के लिए नहीं तैयार करता, और दूसरे इसलिए शोधकर्ता इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी जो रिसर्च रिपोर्ट है उसको समझने वाले, उसको पढ़ने वाले, उसके जो श्रोता हैं, उसको समझाने वाले लोग कौन हैं। वो एक कॉमन मैन, साधारण आदमी है, या विद्वान या एक्सपर्ट हैं जो राजनीतिक विज्ञान के विद्वान होंगे या कौन होंगे। तो अगर एक अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च रिपोर्ट तैयार करता है तो उसकी लैंग्वेज, उसकी नॉलेज का लेवल स्तर अलग होगा, वो उनके हिसाब से रिसर्च रिपोर्ट तैयार करेगा। और अगर एक कॉमन मैन, साधारण व्यक्ति के लिए रिसर्च रिपोर्ट तैयार करता है तो साधारण व्यक्ति की ज्ञान का स्तर अलग होता है, उसकी नॉलेज का लेवल अलग होता है, इसलिए वो साधारण व्यक्ति के लिए उसकी रिसर्च रिपोर्ट थोड़ा सा अलग प्रकार से तैयार होगी। तो इसलिए एक रिसर्चर को, एक अनुसंधानकर्ता को जिस भी व्यक्ति के लिए, जिसके लिए भी वो रिसर्च रिपोर्ट तैयार करता है, उसके ज्ञान के स्तर की को देख के, उसके ज्ञान के लेवल को देख के, नॉलेज के लेवल को देख के रिसर्च रिपोर्ट तैयार करेगा। इसलिए जनता के ज्ञान का जो स्तर है, साधारण आदमी के ज्ञान का स्तर है, वो एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट का या वैज्ञानिक के ज्ञान के स्तर के बराबर नहीं होता। तो इसलिए उनकी रिसर्च रिपोर्ट अनुसंधानकर्ता की साधारण आदमी के लिए जो तैयार होगी उसका लेवल अलग होगा, और जो वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च रिपोर्ट तैयार होगी उसका लेवल अलग होगा। उसके बाद आता है उद्देश्य और लक्ष्यों की समस्याएं। अब रिसर्च रिपोर्ट में उद्देश्य और लक्ष्यों की समस्याएं भी आती हैं। अब काफ़ी सारे मान लो रिसर्चर या अनुसंधानकर्ता जो अपनी रिसर्च करते हैं उसके पीछे अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। कोई जो पर्टिकुलर समस्या पर रिसर्च कर रहा है उस समस्या के समाधान के लिए रिसर्च कर सकता है, कोई उस समस्या के बीच में संबंधों को खोजने के लिए रिसर्च कर सकता है, सत्य को खोजने के लिए कर सकता है, कोई सिर्फ इसलिए रिसर्च करता है कि इस रिसर्च के बेस पे मैं मेरी डिग्री प्राप्त करूंगा और डिग्री प्राप्त करके मेरा उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना होगा, कोई सामाजिक और राजनीतिक जो ढांचा है समाज का उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए रिसर्च करता है। तो हर एक व्यक्ति की, हर एक अनुसंधानकर्ता की रिसर्च का उद्देश्य और लक्ष्य अलग अलग होता है, और अपने उस उद्देश्य और लक्ष्य को पूरा करने में सहायक हो सके उसका रिसर्च अनुसंधान उस प्रकार का वो रिसर्च करता है और उसी प्रकार की रिसर्च रिपोर्ट तैयार करता है। और इसलिए अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य और लक्ष्य के अनुसार परिस्थितियों को देखते हुए अपनी रिसर्च रिपोर्ट में बदलाव कर सकता है, चेंज ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। नेक्स्ट है कि
गंभीरता की समस्या कि अब प्रत्येक अनुसंधानकर्ता अपने रिसर्च में कितना मतलब इंटरेस्ट लेता है, कितनी रुचि लेता है, ये चीज़ पे काफ़ी निर्भर करती है। और वही एक अनुसंधानकर्ता का इंटरेस्ट उसकी रिसर्च के लेवल को, उसके अनुसंधान के स्तर को दर्शाता है। यदि एक अनुसंधानकर्ता अपने रिसर्च को एक बैलेंस्ड वे में रखता है, एक संतुलित रिसर्च में रखता है, तो बनाए रखने में सफल नहीं होता है या बनाए रखने में सफल होता है, तो अनुसंधानकर्ता एक सही रिसर्च तैयार कर पाएगा। और अगर एक संतुलित अनुसंधान बनाने में सफल नहीं होता, रिसर्च करने में सफल नहीं होता, तो उसकी मतलब उसमें उसकी रुचि नहीं रहेगी और उसे अपनी रिसर्च रिपोर्ट तैयार करने में दबाव महसूस होगा। वो बोझिल मतलब अपने आप पर दबाव महसूस करेगा और उसका रिसर्च प्रतिवेदन है वो मतलब उसमें नेचुरलिटी, स्वाभाविकता की उसने अनुसंधान जिस विषय को लेकर के किया है, जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनुसंधान किया, उन उद्देश्यों को वो लगभग नहीं प्राप्त कर पाएगा। वो उद्देश्य अस्पष्ट रहेंगे, उनको स्पष्ट नहीं कर पाएगा और उसकी रिसर्च में और रिसर्च रिपोर्ट में विरोधाभास दिखाई देने लगेगा, जो एक उसके लिए समस्या बन जाता है। नंबर नेक्स्ट है कि सत्य को प्रकट करने की समस्या। एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान में कुछ निष्कर्ष देता है, कुछ रिजल्ट देता है और उसके जो रिजल्ट है वो मतलब राजनीति को, समाज को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो अब अपने रिसर्च में अगर अनुसंधानकर्ता किन्हीं मतलब ऐसे छुपे हुए रहस्यों को लेकर के आता है, कुछ ऐसे निष्कर्ष लेकर के आता है जो पहले से समाज में सामने नहीं आए, तो वह मतलब एक प्रकार से उस रिसर्च में का उपयोग अनुसंधान के तौर पर समाज में करने में सफल हो सकता है। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि एक अनुसंधानकर्ता जब अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है, तो वो एक प्रकार से उसकी मतलब खाना पूर्ति करने के लिए काम करता है, एक प्रकार से डिग्री हासिल करने के लिए काम करता है, ताकि उसकी डिग्री के आधार पर उसे मतलब कि नौकरी मिल जाए या उसे काम मिल जाए। तो इसलिए अपनी रिसर्च में वो उन छुपे हुए फैक्ट को, उन छुपे हुए तथ्यों को प्रेजेंट नहीं कर पाता। तो यही वो मतलब दिक्कत रहती है कि वो सच को या प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करने में या ट्रुथ को एक्सप्रेस करने में असफल हो जाता है, जिससे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि जो परिवेश है उन चीज़ों को शामिल मतलब नहीं कर पाता, उन चीज़ों में सुधार नहीं कर पाता, बदलाव करने में समस्या उत्पन्न होती है। और जो कि एक प्रकार से उसकी रिसर्च रिपोर्ट में मतलब वो कानूनी दृष्टिकोण के अलावा अनेक प्रकार की सामाजिक मान्यताएं आदि को वो प्रेजेंट करने में मुश्किल होती है, जो कि उसके लिए बाधा उत्पन्न करता है। उसके अनुसंधान और रिसर्च को, सतर को, क्वालिटी को सही सिद्ध नहीं कर पाता। उसके बाद है वस्तुनिष्ठता की समस्या। वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि एक अनुसंधानकर्ता जो कुछ भी उसने डाटा कलेक्ट किया है, जो उससे मतलब कि अपने रिसर्च में डाटा कलेक्ट करते समय उसे जो भी आंकड़े मिले हैं, उन आंकड़ों का सही मूल्यांकन करके उन आंकड़ों के आधार पर अपना रिजल्ट निकालना और अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़, अपने इंटरेस्ट को दूर रखना ऑब्जेक्टिविटी होती है। लेकिन हम देखते हैं कि समाज विज्ञान के विषयों में बहुत बार ऐसा होता है कि एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान और अपने रिसर्च में कहीं मतलब उसकी स्वयं की, क्योंकि वो एक सामाजिक व्यक्ति है, वो भी समाज से प्रभावित होता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने उसके खुद के विचार, उसकी खुद की मतलब सोच, उसके खुद के आदर्श कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिसर्च में दिखाई दे जाते हैं, वो झलक आ ही जाती है कि वो अपने खुद के आइडिया और विचारों का उपयोग कर ही देता है रिसर्च में। इसलिए उसका जो अनुसंधान है उसमें
ये है कि ऑब्जेक्टिविटी या निष्पक्षता की या वस्तुनिष्ठता की कमी आ जाती है। और जब किसी अनुसंधान में ऑब्जेक्टिविटी या निष्पक्षता या वस्तुनिष्ठता की समस्या उत्पन्न होती है तो वो मतलब सामाजिक घटनाओं की वास्तविकता को नहीं दर्शा पाता, रियलिटी को नहीं दर्शा पाता। वो अपने आइडियाज़, उसके अपने व्यूज़ उसमें झलकते हैं, जिससे वो जो रिसर्च रिपोर्ट तैयार करता है उन चीज़ों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, उसके रिसर्च प्रतिवेदन पर भी उन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए वस्तुनिष्ठता की समस्या भी कहीं ना कहीं रिसर्च रिपोर्ट तैयार करने में एक बाधा उत्पन्न करती है। उसके बाद है नेक्स्ट है कि अवधारणाओं की समस्या। अवधारणाओं की समस्या की अगर बात करें तो एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान में विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट या विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं को या शब्दों को व्यक्त करता है। अब अवधारणाएं क्या होती है? एक प्रकार से वो शब्द होते हैं जिसका अपने आप में कोई अर्थ होता है, जैसे लोकतंत्र हुआ, समाजवाद हुआ, संस्कृति हुआ, वस्तुनिष्ठता हुआ, इस प्रकार से। तो ये विभिन्न शब्द हैं जिसकी अपने आप में परिभाषा होती है, जो अपने आप में पूरा मतलब किसी एक चीज़ के बारे में जानकारी देता है, वो एक प्रकार से अवधारणाएं होती है। और अगर सही शब्दों का या सही अवधारणाओं का वो प्रयुक्त नहीं कर पाता, काफ़ी जटिल अवधारणाएं होती हैं, तो उनको परिभाषित करना कठिन हो जाता है। तो इसलिए जो अवधारणाएं हैं या ये जो स्पेसिफिक शब्द हैं, अगर ये सही नहीं है तो भी एक अनुसंधानकर्ता के अपने रिसर्च रिपोर्ट तैयार करने में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये हमारा था रिसर्च रिपोर्ट के बारे में एक अनुसंधानकर्ता के सामने आने वाली समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुसंधान प्रतिवेदन के अपने ये विषय वस्तु पे। तो विषय वस्तु की अगर बात करें तो आवाज़ आ रही है आपको? हेलो हेलो। अच्छा, जो बताया वो समझ में आया कुछ? ठीक है। तो मतलब आज जो आपको भेजा है, ये क्या बोलते हैं, पीडीएफ फाइल लिंक बना के, उसमें रिसर्च रिपोर्ट तैयार करने में जो विभिन्न समस्याएं आती हैं उसके बारे में समस्या नहीं है, विषय वस्तु कि हम रिसर्च रिपोर्ट में अनुसंधान प्रतिवेदन किस प्रकार तैयार करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दी जाती है, प्रस्तावना दी जाती है एक रिसर्च रिपोर्ट में। इंट्रोडक्शन और प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना में हम हमारा जो रिसर्च है उसके महत्व पर, या हमारे रिसर्च की प्लानिंग योजनाएं क्या होती है उसके ऊपर, या हमारे रिसर्च की यूटिलिटी उपयोगिता क्या हो सकती है समाज में, उन चीज़ों के ऊपर वर्णन किया जाता है। यानी कि जब हम रिसर्च रिपोर्ट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे तो हम उसमें हमारे अनुसंधान और रिसर्च के बारे में बताएंगे कि हमने ये रिसर्च क्यों किया, इस रिसर्च का महत्व क्या है, समाज में इस रिसर्च की क्या उपयोगिता है, इस रिसर्च के निष्कर्ष से समाज में क्या फ़ायदा हो सकता है। इन चीज़ों को एज ए इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना के रूप में सबसे पहले मतलब अनुसंधान प्रतिवेदन में, रिसर्च रिपोर्ट में सबसे शुरुआत इन चीज़ों से की जाती है। रिसर्च रिपोर्ट में दूसरे नंबर पर आता है समस्या का वर्णन। अभिमन्यु माइक ऑफ करो। दूसरा जो आता है वो है समस्या का वर्णन। समस्या का वर्णन मतलब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का मतलब है कि उसने जो उसका विषय है अनुसंधान का जो उसका सब्जेक्ट है वो क्या रहा है। वो दूसरे नंबर पर अपने अनुसंधान के विषय के बारे में जानकारी देता है। अनुसंधान के विषय की बात करते हुए उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी देता है। अनुसंधान के विषय, उसने क्यों ये विषय लिया, क्यों ये सब्जेक्ट चुना, उसके बारे में बताता है। किन कारणों से और इस सब्जेक्ट से मतलब क्या उद्देश्य है वो प्राप्त करना चाहता है, उन चीज़ों के बारे में
बताता है। यानी कि पहले नंबर पर इंट्रोडक्शन में अपने अनुसंधान के महत्व को, अनुसंधान के सामाजिक उद्देश्य क्या हो सकते हैं या समाज में क्या लाभ हो सकता है, उसकी योजना क्या है, उन चीज़ों की बात करता है। तो दूसरे नंबर पर उसका अनुसंधान का सब्जेक्ट क्या है, अनुसंधान का विषय क्या है, कि वो उसने भारत पाकिस्तान पे अनुसंधान किया है या मतदान व्यवहार पे किया है या समाज की किसी समस्या के बारे में अनुसंधान किया है, उन सब चीज़ों के बारे में वो बताता है। तीसरे नंबर पर अपने अनुसंधान के उद्देश्य निर्धारित करता है, अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करता है कि उसके रिसर्च रिपोर्ट का उद्देश्य नया ज्ञान प्राप्त करना है या जो ज्ञान है, मतलब जो जो अवेलेबल नॉलेज है उसमें सुधार करना है, या मतलब कि किसी राजनीतिक समस्या के समाधान की बात कर रहा है, किसी समूह के या सामाजिक या जनसंख्या के आर्थिक विशेषताओं का परिचय दे रहा है, आर्थिक मतलब सतर के बारे में बात करना चाहता है। यानी कि अपने तीसरे नंबर पर अनुसंधान के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देता है। उद्देश्य क्या होंगे उसके रिसर्च के, क्या थे, क्या है, उन चीज़ों की जानकारी देता है कि उसने किन उद्देश्यों को लेकर के अपने रिसर्च को पूरा किया है। चौथे नंबर पर प्रयुक्त अध्ययन पद्धति या मेथडोलॉजी का बारे में जानकारी देता है। मेथडोलॉजी का मतलब कि उसने अपने रिसर्च में प्राइमरी डाटा का प्रयोग किया है, सेकेंडरी डाटा का प्रयोग किया है, कौन से डाटा का प्रयोग किया ये बताता है। डाटा कलेक्ट करने के लिए उसने कौन सा तरीका अपनाया है, उसने इंटरव्यू लिया है, उसने प्रश्नावली तैयार की है, या मतलब किन चीज़ों का उपयोग किया है। या फिर वो ये भी बताता है कि उसकी रिसर्च जो है वो हिस्टोरिकल डाटा का एनालिसिस करती है या साइंटिफिक वे में डाटा का एनालिसिस करती है। इन सब चीज़ों की संक्षिप्त जानकारी अपनी रिसर्च रिपोर्ट में देता है कि उसके रिसर्च रिपोर्ट में उसका जो रिसर्च है, अनुसंधान है, वो किन विधि का, किस मेथडोलॉजी का प्रयोग करके उसने अपने अनुसंधान का काम किया है, उसने डाटा कहाँ से कलेक्ट किया है, डाटा प्राइमरी है या सेकेंडरी, प्राइमरी डाटा को कैसे कलेक्ट किया है, इंटरव्यू लिया है, प्रश्नावली के माध्यम से कलेक्ट किया है या सैम्पलिंग के माध्यम से किया है। सेकेंडरी डाटा के लिए उसने किन चीज़ों का प्रयोग किया है, बुक्स का प्रयोग किया है, न्यूज़पेपर का प्रयोग किया है, मैगजीन का प्रयोग किया है। यानी कि इन चीज़ों की जानकारी अपने फोर्थ स्टेप में देता है, वो अध्ययन पद्धति के मेथडोलॉजी के अंदर बताता है। उसके बाद फिफ्थ चरण में अगर उसने सैम्पलिंग का प्रयोग किया है तो सैम्पलिंग के बारे में बताता है कि उसने जो सैम्पलिंग है वो किस किस विधि से कलेक्ट की है, कौन सी सैम्पलिंग विधि का प्रयोग किया है, किस प्रकार के सैंपल्स का उसने प्रयोग किया है और उन सैंपल्स का उसके रिसर्च में कितना योगदान है, किस प्रकार से उसके रिसर्च को उन जो सैम्पलिंग किया उसने फ़ायदा पहुंचाया है। इन चीज़ों की जानकारी देता है। अब मतलब ये चीज़ शामिल होती है उसके रिसर्च रिपोर्ट में 5वें नंबर पे। छठे नंबर पर जो है ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे, संगठनों का सर्वे की बात करता है कि उसने अपने शोध कार्य में किन व्यक्तियों का सहयोग लिया, किन व्यक्तियों का सहारा लिया, उसने अपने शोध कार्य में कहाँ कहाँ पे सर्वे किया, उसने मतलब विभिन्न स्थानों पर जाकर के, चुनाव स्थानों पर जाकर के कार्यकर्ताओं से मिला, ट्रेनिंग करने वाले लोगों से मिला, आम आदमी से डाटा कलेक्ट किया, किस प्रकार के मतलब संगठन या ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लिया, सर्वे किया, जिसने उसके रिसर्च में योगदान दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो बताता है कि उसका जो डाटा है उसका जो विश्लेषण तथा व्याख्या, 7वें नंबर पर, कि उसने अपने डाटा का विश्लेषण और व्याख्या किस ढंग से की। उसने ग्राफिक मेथड का प्रयोग किया है, उसने सारणियाँ बना करके उस चीज़ों का प्रयोग किया है, या मतलब उसने विभिन्न प्रकार के मैप आदि के द्वारा अपने डाटा को दर्शाया है, विश्लेषण किया है। इन चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। और उसके बाद तथ्यों की विशेषताओं के बारे में, हाइलाइट्स के बारे में नेक्स्ट जो है कि एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न प्रकार के जो अपने एनालिसिस और विश्लेषण जो करता है उसमें जो उसके रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट्स जो है डाटा है, कौन से डाटा ने मतलब उसके निष्कर्ष में, रिजल्ट्स में
बेनिफिट किया है, किस प्रकार के डाटा का वो प्रयोग हुआ है, इन चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। और लास्ट मतलब में 9वें में कि सुझाव और समाधान, यानी कि लास्ट में जब वो अपने रिसर्च रिपोर्ट में सुझाव देता है कि उसने जिस किसी भी विषय पर रिसर्च किया है उसमें, मान लो कि किसी मतदान व्यवहार पर रिसर्च किया है या किसी दो देशों के संबंधों की समस्याओं पर रिसर्च किया है, तो फिर वो अपने सुझाव प्रेजेंट करता है कि उसने जो भी रिसर्च किया है उस रिसर्च के आधार पर जो रिजल्ट आया है, उन रिजल्ट के आधार पर किस प्रकार से उन दोनों देशों की समस्याओं को ठीक किया जा सकता है, या किस प्रकार से दल बदल पर अगर अध्ययन किया तो दल बदल को रोका जा सकता है, या किस प्रकार से लोगों के अगर मतदान व्यवहार पर अध्ययन किया है तो जो लोगों का मतदान व्यवहार की जो समस्याएं हैं, यानी कि अपनी जाति के व्यक्ति को वोट देते हैं या पैसे लेकर के वोट देते हैं, उन चीज़ों में कैसे सुधार किया जा सकता है, यानी कि अपने निष्कर्ष में सुझाव देता है अंतिम में। तो इस प्रकार से हम रिसर्च रिपोर्ट में इन चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। तो आज का हमारा रिसर्च रिपोर्ट के बारे में हम यहीं तक करेंगे। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या समझ मतलब आया आज वाले में कुछ?